आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आशु मनचंदा आंटी को। आशु आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू वेरी मच विक्रम अंकल और मंदिर मैनेजमेंट और कुणाल अंकल, ये इतना सुंदर मौका देने के लिए, क्योंकि गुरु जी की पुस्तक से बढ़कर तो कोई बड़ा पाठ ही नहीं है। सबसे बड़ा पाठ ही हमारा यही है कि हम गुरु जी की जितनी भी पुस्तक करें वो कम है। और अभी जो ये शब्द चल रहा था कि तू बदल सकता है माथे की लकीरों को, हाथों की लकीरों को, ये बिल्कुल सच है। कब हमारे भाग्य, कब हमारी ये रेखाएं बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इतनी कृपा, इतनी असीम कृपा गुरु जी की हमारे ऊपर में होती है और वो करते हैं। बस हमें विश्वास रखना है हमेशा उनके ऊपर। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हमारे लिए बहुत कठिनाइयों का वक्त भी आता है, लेकिन वो हमारे इम्तिहान है। उन इम्तिहानों से निकलवाते भी गुरु जी है, करवाते भी गुरु जी है। बस हमारे को अपने विश्वास की डोर नहीं कभी वो ढीली करनी। हमने हमेशा उनके आगे अपना सर झुकाकर हमेशा हम वो रहे, और ये विश्वास के साथ कि जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। और विद टाइम इट प्रूव्स ऑल्सो। सबसे पहले तो मैं एक इस बात से शुरुआत करूंगी। कई लोगों ने मेरे सत्संग पहले भी सुने होंगे, लेकिन हर सत्संग किसी ना किसी के लिए जवाब होता है। इसका एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी मई में हम लोग अपने बच्चों के पास कनाडा गए और वहां पर पिकरिंग में नया मंदिर बना है कनाडा में, टोरंटो में, गुरुजी का। तो वहां पर कृपा से कई बार जाना हुआ। और एक बार क्या हुआ कि जिन आंटी अंकल के साथ में हम जाते थे वो मंदिर, तो उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया कि नहीं आज आप सत्संग करो। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पर वहां पर ना सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं सत्संग करने को। तो मैंने कहा नहीं, नया मेरे को भी सुनने को अच्छा लग रहा है, इनको करने दो, सुनने दो। तो लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती पुश किया और मैं गई और मेरे को कुछ भी याद नहीं आया। तो मैंने अपने छोटे बेटे का सत्संग किया और आज गुरुजी का भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत शुक्राना। वो जो मेरा छोटा बेटा, बहुत सारी शायद संगत को जानती भी होंगी और कुछ नई संगत भी होगी, वो पायलट बनना चाहता था और गुरुजी की ब्लेसिंग्स से ही वो कनाडा गया था पायलट बनने के लिए। ऑल्दो ही हैड अ वेरी टफ टाइम, स्ट्रगल उसको बहुत करनी पड़ी, क्योंकि जिस उसमें वो गया था, ज्वाइन किया था जो स्कूल, वो स्कूल बंद हो गया। हम पूरी फीस दे चुके थे और शायद हम उस पोजीशन में नहीं थे उस वक्त में कि हम दोबारा से उसकी फीस भरते। तो उसने बहुत स्ट्रगल करके अपने अर्न किया, उस अर्निंग्स को सेव किया और दोबारा से उसने पूरा कोर्स किया और नाउ ही इज अ बोइंग पायलट। एंड बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आज वो बच्चा और ये भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी कि हम उस वक्त कनाडा में ही थे जब उसको ये उसने ज्वाइन किया। और मैं थोड़ा सा उस टाइम बेचैन हो गई थी कि नहीं हमें अब इंडिया वापस जाना है। तो उसने बोला नहीं माँ, आप अपना सपना पहले पूरा कीजिए, आप मेरे को यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी। तो मैंने पहली यूनिफॉर्म आपसे ही, आपके हाथों से ही पहननी है। तो उसकी आयन करी मैंने यूनिफॉर्म और उसको पहनाई। एंड दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट एंड थैंक्स टू गुरुजी जिन्होंने आज वो सपना हमारा पूरा किया। तो आ, आ, तो हाँ, जो मैं आपको बताने जा रही थी वो ये कि जब मैंने वो सत्संग किया, तो ये मेरा ये सत्संग कई लोगों ने कई बार सुना होगा बच्चे का मेरा, कि वो पायलट बनना चाहता था और क्या क्या उसने स्ट्रगल किया। और उस दिन जब मैंने वो सत्संग करके, मतलब हम वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे थे और तो मंदिर से बाहर निकलने लगे, एक रोता हुआ कपल मेरे पास आया और लिटरली हमारे
पैरों में झुक रहा था, तो जिसको मैंने बड़ी फोर्सफुली रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते आज हमारा, हम ये सोच कर आए थे मंदिर कि आज हमारा कनाडा में लास्ट डे है। अ, हम अपने बच्चे को पायलट बनाने के लिए आए थे और हमें गुरुजी से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और आज हमने यही बोला था कि अगर हमें कोई जवाब गुरुजी आपकी तरफ से नहीं मिला, तो इसके बाद हम इंडिया वापस चले जाएंगे। और आपने, कहते आज आपने वही सत्संग किया। उसके बाद में उन्होंने मेरे बेटे का, मैंने उनको अपने बेटे का फोन दिया और मैंने कहा इससे आप पूरी गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या करना है, किधर ज्वाइन करना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो दे वर सो हैप्पी, कहते आज आपने ये सत्संग सिर्फ मेरे लिए किया है। तो ये बताने का ये सिर्फ यही वजह है कि कई बार हमें कई रिपीटेड, हम किसी किसी के 2 बार, तीसरी बार भी हम सत्संग सुनते हैं, हालांकि गुरुजी की जितनी भी उस तक सुने वो कम ही लगती है, फिर हमें वही आनंद आता है, लेकिन वो कब किसके लिए जवाब है ये हम नहीं जानते। तो ये पहला सत्संग ये उसी बात का है कि आज ये सत्संग किस किस के जवाब होंगे हम नहीं जानते, सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि वो किसके लिए करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के साथ। हमारा बुलावा बहुत 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 इंस्टेंट था। 4:30 बजे हमें गुरुजी के बारे में पता चल रहा है, जबकि मैं उस फैमिली से हूँ जो बिलीव नहीं करते थे गुरुओं में। सिर्फ जो मेरे फादर, वो मानते थे कि गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। सब हमारे घर में गीता पढ़ी जाती थी और कृष्ण के भक्त थे सारे। तो लेकिन गुरुजी का इतना जबरदस्त पुल था कि पहली बारी में ही जो उन्होंने बताया, हमने कहा हमें तो जाना है, आप चलिए। और हमें 4:30 बजे पता चल रहा है और 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो और उसके बाद फिर तो गुरुजी की इतनी मैग्नेटिक पावर कि उसके बाद तो वहां पर कोई जाए बगैर रह ही नहीं सकता। उनका पुल इतना जबरदस्त होता है, वो बुलाते हैं, हम में कोई हिम्मत नहीं, हम में कोई शक्ति नहीं कि हम ईश्वर तक पहुंच जाए। ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी होती है कि जब वो हमें बुलाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमें बुलाने का, अपने चरनी लगाने का। पता नहीं गुरुजी हम कितना जुड़ पाए आपसे, या अभी भी हमारे में क्या कमियां हैं वो आप ही दूर करिएगा, और बस आखिरी सांस तक हम आपके चरणों से हमेशा जुड़े रहे और वो सब करते रहे जो आप चाहते हैं। जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था, लेकिन और भी बहुत सारी लाइफ में ऐसी परेशानियां थी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है। और शायद सब लोग जानते हैं कि जो लेडीज हैं वो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रायोरिटीज, मतलब वो जो भी कुछ तकलीफें होती हैं वो होता है कि नहीं पहले हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। तो ये जब पता चला कि ईश्वर को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो सब जानी जान है, तो हमारे तो गुरुजी साक्षात महाशिव, तो क्या कुछ बताए हम, क्या बताना था। बस आके आंसुओं से भीगा चेहरा और वो शब्द, वही सबसे बड़ा कनेक्शन होता था। गुरुजी के सामने आने पर तो बिल्कुल माइंड एकदम वॉश हो जाता था, कुछ याद ही नहीं रहता था कि हम क्या मांगे। और जरूरत भी नहीं है संगत जी गुरुजी से कुछ मांगने की, क्योंकि उन्हें सब पता है हमें कब क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से भी यही करूं कि हम तो ब्लैंक हो जाते थे, लेकिन आप कभी ना मांगेगा, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पता नहीं वो रब क्या मर्जी हो उसकी, क्या क्या दे दे। तो हम सब कुछ अपनी डोर उसको छोड़ दें और अपनी लाइफ की उन्हीं को सौंप दे कि आप ही हो हमारे लाइफ के कंट्रोल, और आप हमारी लाइफ को चलाए। तो फिर हमारे जो जिंदगी का घोड़ा है, अगर वो उनकी लगाम उनके हाथ में रही तो फिर सीधी जाएगी।
पता नहीं गुरुजी ने अभी भी हमारी लगाम पकड़ी कि नहीं पकड़ी नहीं जानते। हमने तो अपनी तरफ से करा है, लेकिन फिर भी इंसान है, पता नहीं क्या गलतियाँ करते होंगे, क्या-क्या नादानियाँ हम करते होंगे, जो हमें पता भी नहीं। अ, तो जब गुरुजी के पास पहुंचे थे तो इतना जबरदस्त मैग्नेटिक अट्रैक्शन गुरुजी का था कि घर आके भी ना हर वक्त दिमाग में, दिलो दिमाग में गुरुजी छाए रहते थे। और क्या होता था कि मैं गुरुजी की फोटो से ही बातें करती रहती थी। फोटो तो अब हम बोल रहे हैं, वैसे स्वरूप होता है बोलने में। तो उनसे मैं वही उनको देखती रहती थी और मैं बोलती थी कि आंटी को कि देखो, अब गुरुजी ने अभी हाथ हिलाया, अभी आंखें हिलाई, अभी ये किया वो किया। तो इनको ये लगता था ये सब पागल है, इसको ना देखती रहती है ना तो ऐसा लगता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक दिन अचानक से आए और बोले कि नहीं नहीं जो तुम बोलती हो ठीक है। मैंने कहा है ये क्या हुआ? तो मैंने फिर थोड़े दिन में बताया कि मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से कर रहा था। तो गुरुजी ने अपनी आईब्रोज, मैंने वो बोला कि गुरुजी तुसी सच्ची ओदे नाल गल्ला करदे हो, तुसी हिलांदे हो अखा हाथ? तो गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो। तो एकदम ये देख के हिल गए और बोले गुरुजी से, गुरुजी ए तुसी कीता? देन अगेन गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो। तो मुझे आके बोलते हैं कि ना आशु तुम जो बोलती हो वो सही बोलती हो, सच बोलती हो कि गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मैं क्या हुआ तो उस टाइम तो नहीं कुछ बोले, बाद में बताया कि वो होता है थोड़ा मेल ईगो होती है ना, तो इस वजह से मेरे बहुत बहुत सारे सत्संग जो है वो गुरुजी के सत्संग के उससे जुड़े हुए हैं कि जब जब गुरुजी हमारे यहाँ आए तो कुछ ना कुछ इस तरीके का हुआ कि वो अपने आप में एक सत्संग बनता चला गया। जैसे कोई भी जब बच्चे बाहर हों तो उनका मैं जन्मदिन कैसे मनाऊंगी, सिर्फ सत्संग करके। और कोइंसिडेंटली मेरे दोनों बच्चों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन का है, 2 साल का फर्क है और लेकिन एक ही दिन का है। तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब बच्चे बाहर हैं तो सेलिब्रेशन, वैसे भी अब तो किसी भी कोई भी सेलिब्रेशन करनी हो तो हमारे लिए तो सिर्फ गुरु जी का सत्संग होता है। तो सत्संग था, तो एक सत्संग जब खत्म हुआ तो एक आंटी जो काफी कनेक्ट हो जाती हैं गुरु जी के साथ में, वो मुझे बोली कि आशु आंटी इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते आज तुआडे बच्चियां दा जन्मदिन है। मैंने कहा जी। तो कह रहे दोनों बच्चों का? मैंने कहा हाँ जी। कहते आज ही के दिन होता है? मैंने कहा हाँ इकट्ठे होता है। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे गुरुजी कह रहे हैं बच्चियां दी लख लख बधाइयां। तो सोचो कि क्या हम लोगों के ऊपर भी वो खुशी की बारिश हुई हो कि मेरी तो झोली खुशियों से भर गई कि मेरे गुरु ने मेरे बच्चों की वो है। बच्चे तो उनके हैं, मैं क्या हूं, मैं तो एक फिजिकल फॉर्म हूँ उनको जन्म देने वाली। एक्चुअली में तो माँ बाप वही है। अच्छा। और संगत जी कि गुरुजी ना हमेशा ये जो हम स्टोन्स डाल देते हैं, मानिक है, नीलम है, सफायर है, ये सब तो ये गुरुजी मना करते हैं डालने से। और क्योंकि ये जब हम डालते हैं तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने में रुकावट है। ये बात जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे मुझे पता नहीं थी कि नहीं डालते। और वही किसी के पंडित के कहने से मैंने दोनों अपने बच्चों को वो पहना दिया था। अब मैंने दिया तो, लेकिन बड़े बेटे ने नहीं पहना, लेकिन छोटे ने पहन लिया। तो उसको गुरुजी ड्रीम में आए और कुछ गुस्सा करके गए। अब उसको समझ में नहीं आया कि गुरुजी कुछ बोल के क्या गए हैं। तो उसने ना मुझे फोन किया कि मम्मा आज ना गुरुजी सुबह सुबह ड्रीम में आए थे और कुछ रिंग के लिए बोल के गए और थोड़ा नाराज होके गए, वो गुस्सा होके गए। तो आज आप थर्सडे है मंदिर जाओगे तो गुरुजी से पूछ के आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो संगत जी माइंडेड कि ये गुरुजी के फिजिकल रूप बदलने के बाद की बात है। तो
और क्या हुआ कि मैं जब वहां पर आई तो थोड़ा सा मेरी आदत है कि मैं आगे आगे मुझे बैठना अच्छा लगता है, तो मैं फ्रंट रो में ही दरबार में बैठी हुई थी और मेरे लेफ्ट टू लेफ्ट आंटी बैठी हुई थी। तो जो वो बहुत पुरानी आंटी है, तो क्या हुआ, और मैंने भी उस टाइम अपने राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर में मैंने मोती पहना हुआ था। तो चलते हुए शब्द में उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा और ड्रैग किया अपनी तरफ, और इतने गुस्से से मुझे बोला, हाँ, उससे पहले जो मैंने गुरुजी को अरदास करी, ये मैं बताना भूल गई कि मैंने ना गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज गिव हिम क्लियर मैसेज। दिस वाज द अरदास। एग्जैक्टली मैंने इन्हीं वर्ड्स में गुरुजी को माथा टेक के बोला, और आप उसको क्लियर क्लियर मैसेज कर दो, दे दो। और उसके बाद में मैं फ्रंट लाइन में आके बैठ गई। तो मंजूपाल आंटी मेरे लेफ्ट टू लेफ्ट थी, और मैंने आपको बताया मैंने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में मैंने भी मोती पहना हुआ था। तो एकदम से चलते हुए उसमें पुरानी संगत कोई भी ऐसा नहीं करेगी, उन्होंने एकदम से, अभी मुझे अरदास किए हुए 10 सेकंड ही हुए होंगे कि उन्होंने मेरा ऐसे बहुत जोर से मेरे हाथ पर हाथ मारा और मेरा हाथ ड्रैग किया, कि आकी पाइया अंगूठियां तेनू नहीं पता गुरुजी ਨੂੰ बिल्कुल नहीं पसंद है गया। तो मतलब आई वॉज लिटरली इन टीयर्स कि गुरुजी, अभी तो मैंने आपको अरदास किए हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए और आपने देखो कैसे मुझे जवाब दे दिया। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने मंदिर से बिल्कुल अभी पूरी तरीके से बाहर भी नहीं निकले थे, वहीं से मैंने फोन किया कि बेटा उतार दे वो रिंग, पलट के मत पहनना, गुरुजी ने मना किया हुआ है। तो एक, अब इसी ऐसी ज्वेलरी की बात हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दे रहे थे कि तेरे सोनेदा गिरेगा, सोनेदा गिरेगा। अब क्या गिरेगा, अब वो ऑब्वियसली रिंग गिरने की चांसेस कम होते हैं, तो कानों से बाली निकलने का ही डर होता है। तो मैं मतलब जब भी होता था थोड़ी थोड़ी देर बाद में कि गुरुजी कह रहे हैं तो गिरेगी गिरेगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना गिरे, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद में चेक करती रहती थी ऐसे हाथ लगा के। तो इंटैक्ट। और एक बार क्या हुआ कि संडे का दिन था, आई हैड माई हेयर वॉश, आई हैड माई हेयर वॉश। तो उसके बाद में मैं आई और उसके बाद में मैं पूजा करने बैठी, अपना शिव पुराण पढ़ रही थी। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरा कान पे हाथ लगा तो देखा बाली नहीं। तो होश उड़ गए कि गुरुजी तो बोल ही रहे थे, निकल गया। तो एकदम से गुरुजी ने कहा, ओ किथे नहीं गया, पहले अपना पाठ पूरा कर। दिस वॉज ऑल अगेन बाय टेलीपैथी। आई कंप्लीटेड माई पार्ट। और उसके बाद में मैं, लेकिन घबराहट तो हो ही रही थी, बेचैनी तो हो ही रही थी। तो मैं उठी, अपना वॉशरूम चेक किया, टाल चेक किया, कहीं नहीं मिला। रास्ते में देखा, मतलब वो पूरा घर में देख लिया, नहीं मिला। तो हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कह रहे नहीं नहीं, तुम्हारा मुंह उड़ा हुआ है तो कुछ तो हुआ है, बताओ। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो इतने में फिर गुरुजी ने बोला, ओ चंगी तरह देख, तेरे को ही हैगा। तो मैंने चेक किया, तो वो, इट वॉज विद मी ओनली। तो मैंने वो निकाला, संगत जी वो बंद बाली, उसका लॉक लगा हुआ था। और जो मेरे कान के छेद हैं वो बहुत छोटे हैं, उसमें हार्डली कोई इयर रिंग घुसता है, आराम से नहीं जाता, बहुत छोटे छेद है। तो वो उसमें से मेरे हस्बैंड बार बार बोले, अगर ये तुमने मेरे सामने नहीं निकाला होता तो मैं कभी नहीं मानता कि ये बंद बाली तुम्हारे कान से निकल सकती। तो संगत जी, गुरु जी कैन डू एनीथिंग एनीथिंग। जब मैं जब भी सत्संग करवाती हूँ ना तो गुरुजी को परेशान बहुत करती हूँ कि गुरुजी आना है, आपकी प्रेजेंस मुझे पता चले, ये वो दिस दैट, परेशान करती रहती हूँ।
तो एक बार होता क्या है कि जब भी संगत आती है तो वो बताती है, अरे आपके घर में नीचे से फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। तो दिल को वो हो जाता है कि अच्छा गुरुजी आए हैं, आए हैं। क्योंकि आप जब उसी ऑरा में रहते हैं ना, तो उसको आपको वो फ्रेग्रेंस इतनी महसूस नहीं हो पाती। तो जब संगत आके बोलती है ना, तो दिल खुश हो जाता है कि अच्छा 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 गुरुजी आए हुए हैं। तो एक बार किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे, तो वो वही होता है कि हम उस ऑरा में ही होते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा, मैं बार बार ना मैंने कहा, गुरुजी अब की बार आप आए थे, पता नहीं चला, किसी ने भी नहीं बोला गुरुजी आप आए भी थे। तो 2 दिन बाद हमारी नेबर आंटी है, तो उन्होंने बोला, आशु तेरे यहाँ 2 दिन पहले सत्संग था। अब मैं उस दिन उनको बुलाना भूल गई थी। तो मैंने बोला, हाँ आंटी था, सॉरी मैं आपको बुलाने ही भूल गई। कहते नहीं, मैं तेरे घर के नीचे से निकली, बिकॉज वी आर एट 3rd फ्लोर। तो वो कहते मैं निकली 2 दिन पहले, तो तेरे गुरुजी की खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा ये तो आशु के गुरुजी हैं। एक तो जब उन्होंने बोला आशु के गुरुजी है, तो मैं वैसे ही बड़ी खुश हो गई, या हाँ मेरे गुरुजी है तो वो सबके, लेकिन ऐसे सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है ना। तो उन्होंने बोला कि वो तेरे गुरुजी की खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा उसने बताया तो है नहीं सत्संग का, लेकिन वो आ रही थी। तो वो जो मैं जो बार बार गुरुजी को तंग कर रही थी कि आप आए थे, तो देखो गुरुजी ने कैसे जवाब दिलाया। तो और एक बार की बात है कि सत्संग करवाया, तो जो जल प्रसाद हम गुरुजी को देते हैं, तो उसके बाद में तो पूरे संगत में बट जाता है। लेकिन उस दिन चांस की बात है, अब ये गुरुजी की मर्जी रही होगी कि मैं देना ही भूल गई, और किसी संगत ने भी नहीं याद दिलाया। तो अब जब मैंने बाद में नोटिस किया कि अरे गुरुजी वाला जल प्रसाद तो रह ही गया, तो अभी क्या करूं। तो मैंने क्या किया कि वो फ्रिज में पीछे को रख दिया, और ये कि कहीं गिरे ना, तो बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया। और एज यूजुअल जैसे हम लोग होते हैं कामों में, और उसमें बिजी हो गए, आगे आगे और चीजें आ गई, बिल्कुल भूल गई। अब वो 15 दिन के बाद में जैसे थोड़ा होता है कि फ्रिज साफ कर लो, देख लो क्या करना। तो वो मैंने देखा, और जब ग्लास देखा गुरुजी का, तो अरे गुरुजी का ये तो जल प्रसाद रह ही गया। तो अब क्या करूं संगत जी। अब मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने क्या किया कि उस जल प्रसाद को, जो मेरा पानी का कैंपर है, मैंने उसमें डाल दिया कि चलो सारा ही जल प्रसाद हो गया। तो अब उसके बाद जो भी आए, हम भी पिए, तो इतनी रोज फ्रेग्रेंस उसमें कि ना सब बोलते थे आपने क्या मिलाया पानी में। तो अब क्या बोले हम उनको, क्या मिलाया, हमने तो सिर्फ जल प्रसाद मिलाया है। तो उसमें जब तक वो, और उसमें क्या होता है कि जब वो हमारा कैंपर खाली होता था, हम उसको दोबारा रिफिल कर देते थे। लेकिन जब तक खाली, क्या मतलब जैसे थोड़ा सा पानी रह गया तो उसको रिफिल कर दिया। तो जब तक हम उसको रिफिल करते रहे, उसमें गुलाब की खुशबू पूरे पानी में बनी रही। तब तक, जब तक हमने उस कैंपर को पूरा एम्प्टी करके जब तक वो मांजा नहीं, तब तक उसमें वो खुशबू बनी रही। एंड आई थिंक सो दैट हैपेंड फॉर 3-4 months। तो पता नहीं ये गुरुजी की क्या लीला थी, कितने लोगों को उन्होंने ब्लेस करना था, क्योंकि गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स देने के नायाब तरीके हैं। तो जैसे कई बारी पिक्चर हॉल में जाके गुरुजी लोगों को ब्लेस करके आते थे, कई बारी सड़क पर खड़े होके लोगों को ब्लेस किया करते थे। तो अब हाँ, होटल्स में जाके, 5 स्टार होटल्स में संगत को ले जाते थे, अब वहां ले जाके भी कईयों को ब्लेस करते थे। तो गुरु जी के तो खैर ब्लेसिंग देने के नायाब तरीके हैं। अब इसी बात से एक सत्संग याद आता है कि क्या हुआ कि मेरे ब्रदर ने उसकी मतलब बिटिया का कोई फंक्शन था, तो उसके कुछ ऐसे फॉर्मल गेस्ट आए हुए थे। तो उसने मेरे को और मेरे हस्बैंड को बोला कि ना ऐसा है कि तुम इनको जरा अटेंड कर लो, हम लोग थोड़े बिजी हैं, नहीं इनको कर पाएंगे, बड़े फॉर्मल से गेस्ट है, तो थोड़ा टाइम दे दो इनको अपना। ठीक है। अब क्या हुआ कि हम 4 बातें करी,
उसके बाद में हमारा तो घूम फिर के रिकॉर्ड वही आ जाता है, गुरुजी। तो हमारे पास तो कोई और बात करने को भी नहीं अभी सूझती। तो अब उन्होंने बोला हाँ हाँ वो गुरुजी, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे वाले वो तो ये करते हैं वो करते हैं, स्टार्टेड टॉकिंग सम नॉनसेंस। तो मैं गया हुआ हूँ तो ना, इनको लगा कि मैं ये पता नहीं किसी और के बारे में तो नहीं समझ रहा। इन्होंने वो अपना गले में लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, वो निकाल लिया। अब जब इन्होंने निकाल लिया तो मैं परेशान हो गई कि इन्होंने ये खाते खाते उनको कन्विंस करने के लिए ऐसे हाथ लगा दिया लॉकेट को, और हाथ तो गंदे हैं, झूठे हैं। तो अब मैं इनको तो क्या ही बोलती कि किसी के सामने तो, लेकिन मुझे मन में मैंने माफी मांगी गुरुजी से और बोला लेकिन ये तो गलत हो गया, ये सब खाते पीते गुरुजी को झूठे हाथ लगा दिए। अब संगत जी, हम घर वापस आए, कपड़े चेंज करने लगे, अंकल देखा लॉकेट नहीं है। बहुत परेशान हो गए कि हुआ तो हुआ क्या, लॉकेट कहाँ गया। पूरा घर में देख लिया, कपड़ों में देख लिया, कहीं नहीं। अब रात का वक्त है, हम सीढ़ियों में उतरे, नीचे उतरे, नहीं मिला। गाड़ी के आसपास देखा, अंदर देखा, नहीं मिला। तो चलो सुबह देखते हैं, अभी नहीं दिख रहा है, रात का वक्त है। सुबह हुई, सुबह गए, पूरा ढूंढ मारा, नहीं मिला। उसको बोला कार वॉश वाले को कि देखो ऐसा ऐसा लॉकेट है, ब्लू कलर का लॉकेट है, इतना बड़ा, ये वो तो कहीं भी मिले वो है तो वो ऊपर लाके हमको दे देना। नहीं मिला। अब दिमाग मेरा घूम गया कि खाते पीते झूठे हाथ लगा दिए, और यही वो गुरुजी ने तो बोला ही है, अगर कोई कन्विंस नहीं होता तुमने एक बार बताना है, उसके बाद में वो मेरा काम छोड़ दो। तो क्यों ऐसे झूठे हाथ लगा दिए, गुरुजी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब वो 4 दिन तक हम माफिया मांगते रहे। संगत जी 4 दिन बाद जाके गाड़ी खोली, that locket was right in the middle of the driving seat। बताइए ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की। मतलब जहां हमें अपनी गलती, हमने माफी मांगी, रियलाइज कर ली, तो है कि हाँ गुरुजी हमें बहुत वहमों से निकालते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी ऐसे खाते पीते झूठे हाथ ना ही लगाए हम उन्हें कभी भी। आ, अब जो मैं आपको बता रही थी कि आ, मेरे बहुत सारे सत्संग गुरुजी के सत्संग के साथ जुड़े हैं। तो क्या हुआ कि एक बार सत्संग था, उस दिन मैंने काले चने और साथ में आलू गोभी बनाई थी। तो पायलट आंटी भी आई हुई थी, और अभी पायलट आंटी आए हुए 5-7 मिनट ही हुए थे उन्हें, या 10 मिनट हो गए होंगे। तो शी गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी, और गुरुजी से उनकी कोई बात हुई। और उससे पहले क्या हुआ था, जब मैं भोग लगाने जा रही थी तो मैं पहले फॉइल खोलने लगी कि गुरुजी की चपाती के लिए। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ठंडी ना हो जाए, तो गुरुजी तुसी आपे ही खोल लियो चपाती वाला फॉइल। तो जो मतलब उनके पराठे या जो भी चपाती आप कैसे। तो उसके बाद में पहले तो मुझे पायलट आंटी ने बुलाया कि आशु आंटी इधर आओ। मैं गई, सत्संग चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आज आलू गोभी बनाई है। मैं कहा हाँ। कहते गुरुजी कह रहे ज्यादा गल गई। तो और दूसरी बात, कहते चटनी नहीं बनाई। तो एकदम मुझे याद आया, ओहो चटनी बनानी, वो तो मैं भूल ही गई। होता क्या है संगत जी, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं होती ना, तो वो बनानी भी आप भूल जाते हो। एक्चुअली में मैं चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती है ज्यादा, चटनी अचार मेरे को, मैं जरा थोड़ा दूर भागती हूँ उनसे, कम खाती हूँ। तो और वही हुआ, मैं चटनी भूल गई, और वो दिन गया और आज का दिन आया। उसके बाद से चटनी कान पकड़ती हूँ कि गुरुजी सॉरी गलती हो गई, कि गुरुजी के प्रसाद में तो चटनी मैंडेटरी है। तो वो
उसके बाद से जरूर बनाते। तो वो चटनी भूल गई और बता दिया कि मेरे से गलती क्या हुई है कि सब्जी ज्यादा गल गई है। तो अच्छा हाँ, जो एक और मेन बात थी, जो मैंने बोला था कि खोलते हुए कि गुरुजी ठंडी हो जाएगी तो आप भी खोल लेना फॉइल रोटी। तो जब मैंने आया भोग लगकर, तो जब मैंने वो देखा तो संगत जी गूज बम जबरदस्त थे मेरे, क्योंकि फॉइल खुला हुआ था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आप इतना इतना ध्यान रखते हैं और इतनी छोटी छोटी सी बातों का भी हमारा पूरा कर देते हैं। और एक बार क्या हुआ कि सत्संग हो ही चुका था और मैं शुक्राना करने के लिए गई थी, एंड कोइंसिडेंटली दैट वाज मंडे। तो वहां पर कई बार होता है कि आप कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरुजी से। तो क्या हुआ कि मैं गॉट कनेक्टेड। तो गुरुजी ने उस वक्त में ना मुझे हुक्म दिया कि चल सत्संग करा ला। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते जल्दी करा ला। जी गुरुजी। तो फिर बोले कि 7 मार्च ਨੂੰ करा ला। मैं कहा जो आ गया गुरुजी। तो कितने, लेकिन ना लंगर ना तो सारा खुद बनाना है, किसी को कहना नहीं है। तो फिर गुरुजी ने मेरे को मेन्यू बताया क्या क्या बनाना है, ये बनाना है ये बनाना है, और फिर बोले ज्यादा ना बनाया जाए तो एने जनिया नु बुला ली, लेकिन लंगर बनाना सारा खुद है। तो संगत जी उस दिन से मेरी कोशिश होती है, हालांकि सॉरी गुरुजी, क्योंकि घर की गैसों पे इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता, तो चपाती सेवा फिर भी मेरे को बांटनी पड़ जाती है कई बारी। लेकिन बाकी तो गुरुजी का हुक्म मानते हैं कि सब्जी प्रसाद चटनी प्रसाद जो कुछ भी बाकी जो भी मीठा प्रसाद वो सब खुद ही करते हैं, सिर्फ चपाती गुरुजी होता है। करवाने वाले तो गुरुजी हैं, लेकिन सॉरी गुरुजी अगर ये मेरे से गलती होती है तो मुझे क्षमा करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं चपाती भी खुद ही बनाऊं तो एक बार फिर से आगे दे देना। सॉरी गुरुजी। तो ये जरूर है कि मैं कभी भी वो हुक्म सिर्फ एक बारी के लिए नहीं मानती, क्योंकि एक बार गुरुजी ने बोल दिया तो वो दोबारा दोबारा तो नहीं बताएंगे, तो वो हमेशा के लिए ही होता है। और जो भी संगत इस बात को मान के विश्वास करे तो वो भी ऐसा ही करे, क्योंकि ये सिर्फ एक जने के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। और और हाँ, उस टाइम मुझे ये बोला था कि दरबार में मेरी तो आंखें बंद थी उस वक्त में। तूर आंटी भी बैठी है तो दुआ अंकल भी बैठे हुए हैं, उन्होंने हुने ही कह दे। तो संगत जी मैंने गुरुजी के हुक्म अनुसार उनको उसी वक्त इनवाइट कर लिया। और जब मैं घर आई तो मैंने अंकल को बताया कि गुरुजी ने सत्संग कराने का हुक्म दिया। कहते तुम्हारे को तो वैसे ही सिर्फ यही सोचता रहता है, तो तुम्हारे दिमाग में यही घूम रहा होगा। मैंने कहा देखिए मेरे को तो पता नहीं है, गुरुजी ने हुक्म दिया है 7 मार्च में, आप देखो डेट क्या है। क्योंकि गुरुजी को पता था कि हम मंदिर कौन कौन से दिन जाते हैं, तो मैंने कहा उसके आगे पीछे तो होगा ही नहीं, गुरुजी का हुक्म है तो। हकीकत में संगत जी बिल्कुल कहीं भी जो हमारे मंदिर डेज थे उसमें कहीं पर भी वो क्लैश नहीं हो रहे थे। और 7 मार्च दैट वाज अ, वो जो होली से एक दिन पहले वाला जिस दिन होली का दहन होता है, पूर्णमासी का दिन था वो। और ये था, तो ये आप इतना तो इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने दिन बाद में कौन सा डे होगा क्या। तो मैंने वही अंकल को बोला और ये सब हुआ। आ, हाँ संगत जी एक और सुनाती हूँ कि जो अभी वो था ना कि गुरुजी को तो कोई भी काम, मतलब वो तो ही कैन डू एनीथिंग। क्या हुआ कि जब मैं कनाडा गई थी, ये इस बारी का नहीं ये पिछली बारी का है। क्या हुआ था कि मैंने अपना
जो हमारा केबिन बैग होता है उसके बाहर वाली पॉकेट में वो मैंने एक चाट मसाला वहां पे टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। तो 2 पैकेट मैंने खरीद लिए और वही अपने जो हमारा केबिन बैगेज होता है उसकी बाहर वाली पॉकेट में डाल दिया। लेकिन उनको लगा कि दोज आर ड्रग्स, क्योंकि वो चाट मसाला थोड़ा सा ब्लैकिश साइड पर रहता है, तो ब्राउनिश ब्लैकिश, तो उन्होंने वो बोला ड्रग ड्रग ड्रग। तो ना मैं तो हस्बैंड घबरा गए कि ये नो सर, दिस इज नॉट ड्रग्स, दिस इज ओनली किचन मसाला। यू कुड से ओनली दैट वेरी मोमेंट, क्योंकि एकदम से माइंड ब्लो हो जाता है कि अगर कोई ऐसे वो बोल दे कि ये ड्रग्स है तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। और उसने क्या किया कि वो उठा के सीधा गार्बेज कर दिया। तो मैं ऊपर जाके, जैसे वो होता है हमारा कि ना हमारी तो सारी बातें ये होती हैं कि गुरुजी से ही होती हैं। मैं गुरुजी मेरा तो इतने डॉलर का नुकसान हो गया, मेरे उन्होंने मेरे चाट मसाले फेंक दिए। तो जस्ट ये। और उसके बाद में जब हमने वो दोबारा से बैग्स खोले तो देखा वो चाट मसाला जो हमारे सामने गार्बेज हुआ था वो बैग में से निकल आया। तो उसके बाद में जब मैंने ये सत्संग शेयर किया तो जितनी भी हमारे साथ में संगत जुड़ी हुई है तो उन्होंने बोला कि नाउ तो दैट इज डिवाइन चाट मसाला, तो अब हमें वो खिलाइए। तो मैंने जो जो संगत आई मिली मेरे को, मैंने उन सबको खिलाया, क्योंकि नाउ दैट्स इट, डिवाइन चाट मसाला। तो संगत जी, अ, क्या हुआ था 2014 में, होली का दिन था, 17 मार्च 2014। तो होली का दिन था तो हम गुरुजी को प्रणाम करने मंदिर आए। तो जब मैंने प्रणाम किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी का स्वरूप मतलब फेस बार बार देखती हूँ और वो है, तो देखा आज गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई कि ये मुझे कोई एंगल से ऐसा लग रहा है या क्या है। लेकिन मैंने जब वापसी पर भी, आने से पहले भी जब उन्हें प्रणाम किया तो देखा वो स्माइल नहीं कर रहे। तो मैं, दिमाग खटकने लग गया कि आज ऐसा क्यों हुआ कि गुरुजी स्माइल क्यों नहीं कर रहे थे। और उसका जवाब मुझे घर जाते जाते तक मिल गया, क्योंकि अंकल की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और इनको जो प्रॉब्लम आई वो दैट वाज स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। और संगत जी, इसका बहुत बहुत बड़ा सत्संग है कि किस तरीके से ये हॉस्पिटलाइज हुए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं सत्संग पहले भी कर चुकी हूँ। क्योंकि वो स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस, उसमें क्या है कि इट्स अ इम्यूनिटी सिंड्रोम, कि इनकी अपनी इम्यूनिटी से ही जो कुछ वो हुआ था, तो वो एक ड्रग रिएक्शन की वजह से हुआ। और जो ब्लड वेसल्स को फाड़ के रप्चर करके जो ब्लड था इट केम ऑन द स्किन, और वो पूरे पैचेस में ऐसे लगता था कि कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। और पूरी बॉडी इस तरीके से हो गई थी कि ये ना हाथ सीधे कर पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, ना कुछ, मतलब मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहे थे। इनका अपने बेड से उठना, हिलना डुलना, करवट लेना, एवरीथिंग बिकेम वेरी इम्पॉसिबल। तो ये हम हॉस्पिटलाइज किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, 15-20 दिन तक ये एडमिट रहे, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो मैं बार बार यही बोलती रही कि गुरुजी कुछ तो इंडिकेट करो कि ये इलाज सही हो रहा है। तो लेकिन संगत आती रही, प्रसाद खिलाती रही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद में नवीन अंकल और विजय अंकल जो संगति है, बहुत पुरानी संगत है, तो वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, अंकल को लेके। और वहां पर वो फोर्टिस हॉस्पिटल में, और वहां पर गेट से फ्रेग्रेंस थी। तो वो जो मैं मांगती थी गुरुजी से कि गुरुजी इंडिकेशन देना अगर हम सही तरफ को जा रहे हैं, सही इलाज हो तो तब गुरुजी ने इंडिकेट किया कि नाउ यू आर गोइंग टू अ
good doctor. Now he's a right doctor. तो एक्चुअली में जो गुरुजी के वचन है कि अगर डॉक्टर अच्छा हो तो ओ रब दा दूजा रूप हुंदा। यकीन मानिएगा संगत जी कि वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी उसके मुंह से बोल रहे थे। मतलब पहले दिन उन्होंने ये बोला कि इनको हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो सॉल्ट भी नहीं देना है, शुगर भी नहीं देना है, नो सॉल्ट नो शुगर। तो वैसी ही डाइट, अब इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन स्ट्रॉन्ग वो हो गया तो एकदम से बंदा सिंक करना शुरू कर देता है। मतलब थोड़ा सिंकिंग पोजीशन ऐसी सी आ जाती है, तो बहुत घबरा गई थी मैं। तो उसके बाद में हम दोबारा इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो इमेजिन डॉक्टर ने क्या बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कुछ खाते नहीं है और ये पोजीशन हुई है। तो कहते समोसा खिला, जलेबी खिला, जैसा नई नई शादी में बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती थी वैसा खाना खिला। तो मतलब मेरी आंखें फटी की पटी रह गई कि समोसा और जलेबी, डॉक्टर जिसमें वो स्टेरॉइड्स दे रहा है, जो एक दिन पहले मुझे ये बोला था कि नो सॉल्ट नो शुगर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ही तो बोला था नो सॉल्ट नो शुगर। तो जो बोलने का अंदाज था वो बिल्कुल गुरुजी का था। अरे वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। और उस टाइम मेरे बच्चे बाहर थे, पढ़ रहे थे और फाइनल्स उनके दोनों के सिर पर थे। तो और जो छोटा था वो आ सकता था लेकिन उसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया हुआ था। सॉरी, उसका वीजा एक्सपायर हो गया था तो वो वीजा के लिए गया हुआ था, तो वो आ नहीं सकता था। और जो बड़ा था वो एमबीए करने के लिए चला गया था कनाडा, यूएस। तो उसने बोला कि मम्मा मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ सकता हूँ। हालांकि मुझे उस वक्त में बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी बच्चों की, लेकिन बड़ा दिल पक्का करके मैंने ये बोला कि तू गुरुजी है, तू डॉक्टर है, तू क्या करेगा, तू फाइनेंस तेरे सिर पर है, तू मेरे को बस अच्छा रिजल्ट दे दे, यही सबसे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट होएगा। तो जबकि ये था कि अंकल को उठाना बिठाना और करवट दिलाना, मतलब बीइंग अ फीमेल, एक पूरे मेल को हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल होता है, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन उस वक्त गुरुजी ने अपनी ऐसी अच्छी संगत भेजी कि मेरे को कभी, मतलब एक आध बार कोई ऐसे हुआ हो तो प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद उस डॉक्टर ने ढींगरा अंकल को बोला, जो संगत के ही है, कि आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं ना, अब बताइए उसको कैसे पता कि मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं। डॉक्टर को मैंने तो उससे कोई अपनी फैमिली डिस्कस नहीं करी थी, और ये कैसे पता चला कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। और उनको बोला कि आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, शी इज वेरी लोनली लेडी, आज आप इनको अपने घर लेकर जाएंगे। और जिस वे में वो बोला डॉक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के बोलने का अंदाज था। तो संगत जी, गुरुजी हमारे साथ पल पल है, हर पल है। बस हमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ऊपर छोड़ने की। संगत जी, इस वक्त भी अंकल राइट नाउ ही इज सफरिंग विद विजन लॉस। 22 दिसंबर अभी, जो अभी गया 2023 का, उस दिन ऑल ऑफ अ सडन इनका एकदम से लेफ्ट आई का विजन ऐसे गया जैसे स्विच ऑफ हो जाता। और उसके बाद हम हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली सेंटर फॉर साइट में गए। सबसे पहले कि कहीं क्योंकि सुनने में कई लोगों का आया था कि रेटिना डिटैच हो गया ये वो, तो कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज ओके, बट यू नीड अ न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल एज एमआरआई हैज टू बी डन इमीडिएटली, तो यू रश टू फोर्टिस हॉस्पिटल। तो फोर्टिस हॉस्पिटल का पिछला हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा था, तो हम फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल चले गए नोएडा। संगत जी वहां पर अंकल 12-13 दिन एडमिट रहे, लेकिन सारे रिजल्ट्स ओके,
लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ज्यों की त्यों। तो एट लास्ट हम वहां से निकल कर आए और एक संगत का ही बच्चा है, उसने बोला कि आंटी मेरे कहने से आप उस डॉक्टर के पास, एक है आई स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है उसके ऊपर, तो आप उसके पास चले जाइए। हमने कहा ठीक है, हम सीधा उसी के पास गए। तो उसने वो भी देख के परेशान हो गया कि सारे रिजल्ट्स तो आपके ठीक आए हैं, तो मैं देखूं तो देखूं क्या, करूं तो करूं क्या, इलाज करे किस चीज का। तो उसने बोला कि अच्छा एक टेस्ट आपका रह गया, एटलास्ट ये भी करवा लें और ईश्वर से मनाइए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आए। लेकिन संगत जी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी रिजल्ट आए। मतलब परेशानी की बात आप ये देखो कि लोग कहते हैं कि हमारे रिजल्ट ओके आए, और यहाँ पर हम ये मना रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम निकल आए तो तभी तो इलाज होगा। क्योंकि लेकिन अब विजन लॉस हुआ है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ और इसको क्योर कैसे करें। क्योंकि रिजल्ट्स तो सारे ही ओके आ रहे, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं सारा रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, ए टू जेड सारे ठीक आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। तो उसने ये बोला कि एक एम्स का डॉक्टर है, रोहित सक्सेना, तो आप उसके पास चले जाइए। ही हैज डन मार्वलस जॉब इन ऑप्टिक नर्व्स, और उसको इतने अवार्ड्स भी मिले, ही कैन डू एनीथिंग। अब अगर वो कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। तो संगत जी, अब एम्स में तो अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी की कृपा कि हमें सेकंड डे ही उसका अपॉइंटमेंट मिल गया। और उसने देखा, उसकी टीम ने देखा, और सेम डे हम लोगों को, मतलब अंकल को एडमिट कर लिया। और जब वो एडमिट कर रहे थे तो मैं बहुत डबल माइंडेड हो गई कि वो है, तो वो डॉक्टर ने मुझे कहा आप एम्स में एडमिट कराने के लिए सोच रही है मैडम? एम्स में लाइन लगी हुई होती है, सालों तक लोग वेट करते हैं अपना इलाज कराने के लिए, हम आपको एडमिट कर रहे हैं और आप सोच रही हैं? और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को बात घुमानी पड़ी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि फोर्टीज में तो एडमिट होके आए, अभी तो आए, वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये कुछ पता तो चले कि करेंगे क्या। लेकिन बीइंग कि अच्छा एम्स की रेपुटेशन, और फिर जिस हिसाब से उसने बोला, मैंने कहा हाँ, अगर गुरुजी ऐसा करवा रहे हैं तो कुछ मिरेकल ही हो रहा होना होगा शायद। हाँ, लोगों को मिलता नहीं है एडमिशन, और हमारे को जबरदस्ती एडमिट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि रात के 3 बजे आपका एमआरआई भी होगा। अब मैं वो भी परेशान थी कि एमआरआई एक बार फिर होगा, 3 एमआरआई तो पहले हो गए, तो क्यों इतनी रेडिएशंस। लेकिन अब बोल तो नहीं सकते हैं हम डॉक्टर्स के आगे। एनीवेज हुआ भी और एडमिट भी किया गया, इनका प्लाज्मा फेरेसिस हुआ। लेकिन संगत जी, अभी तक, अभी सिर्फ 15 और 20% के बीच में झूल रहे हैं ये। ही कैन सी ओनली फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई, बिट ऑफ दैट, बट नॉट फुली। एंड थोड़ा ड्राइविंग में भी दिक्कत है अभी, ही डजंट फील कॉन्फिडेंट कि मैं कहीं ऐसे ले जाऊं और कोई गड़बड़ हो जाए, तो ही इज नॉट ड्राइविंग एट ऑल, विच इज सेफ ऑफ कोर्स। लेकिन हमें बहुत बहुत सिर्फ उम्मीद है तो गुरुजी से, कि अगर गुरुजी ने उन्हें घर पर रोका हुआ है और ये सब चीजों से दूर रखा हुआ है, तो जरूर जरूर कोई वजह होगी जो शायद हमें आने वाले वक्त के साथ पता चलेगी कि क्यों गुरुजी ने इनको घर बिठाया था। तो ये तो गुरुजी ही जाने। तो जब हमने सब सरेंडर कर दिया है तो इनका आय का विजन भी जरूर आएगा, और हमें जवाब भी जरूर मिलेगा कि क्यों गुरुजी ने इनको इतने दिन तक घर में स्टक अप रखा था। हो सकता है कि ये पीरियड उनका सड़क पे निकलने के लिए अच्छा ना हो, या कोई और वजह हो, कुछ और बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए गुरुजी ने शायद इसके साथ में इनको करा हो। तो ये तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। लेकिन जब हमने सारी अपनी जिंदगी की बागडोर गुरुजी आपको सौंप दी है, तो आप जो भी कर रहे होंगे हमारे लिए वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो
संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपनी मदर का। अब तो मेरी मदर और ओल्ड हो गई है। नाउ शी इज 94। तो आ, अब तो उनके लिए वो चलना फिरना, क्योंकि अब तो पार्किंग से मंदिर तक आने में भी बहुत वो होता है, तो इतना तो शायद वो नहीं चल पाएंगी। हालांकि शी इज वेरी कीन टू कम टू मंदिर, बहुत तरसती हैं वो आने के लिए। लेकिन अब हम वही बोलते हैं कि मम्मा, अब वो सब बदल चुका है। अब आप नहीं वहां पे पार्किंग तक, मतलब मंदिर के गेट तक गाड़ी नहीं आ सकती है, नहीं तो हम आपको लेके जाते। तो वो कभी भी ऊपर नहीं बैठती थी, चेयर पे नहीं बैठती थी, नीचे बैठती थी, नीचे बैठ के प्रणाम करती थी गुरुजी को। शी लव्स गुरुजी। और उनके पास में गुरुजी नाम की मैजिक की है, क्योंकि फॉरगेटेबल है, एज फैक्टर है। तो कभी चाबियां रख के भूल जाती हैं, तो कभी अपना स्पेक्स रख के, कभी अपनी मेडिसिन रख के भूल जाती हैं। तो उनके पास में जो मैजिक की है वो गुरुजी, कि गुरुजी मेरे को ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो गुरुजी उनको टेलीपैथिकली बता देते हैं कि ये चीज यहाँ पड़ी है, वो चीज वहां पड़ी है, एंड शी फाइंड्स एग्जैक्टली ओवर देयर जहाँ गुरुजी बताते हैं। और क्या हुआ कि उनके साथ कि उनका एक दिन वो एक चेस्टर का नीचे का ड्रॉर खोल रही थी, तो उसके ऊपर में ना वो पुराना वाला 29 इंच का टीवी, भारी भरकम, वो गिर गया। और ये बात उनकी अपने घर की है, और मेरी मम्मा का घर बहुत बड़ा है। तो उस टाइम जो छोटा ब्रदर जो ऊपर उनके साथ में रहता था, वो दुबई शिफ्टेड था अपने उसके विद फैमिली। तो वो 10 साल वहीं पर ही था। तो वो बिल्कुल अकेली थी। नीचे बड़े ब्रदर वो बोलते थे मम्मा को कि आप आ जाओ नीचे रह लो, लेकिन शी फील्स गुड अपना फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो अकेली ही रह रही थी। तो उन्होंने चेस्टर खोला, तो वो 29 इंच का टीवी जो है वो मम्मी के ऊपर आके गिरा। बस उनको और कुछ याद नहीं कि बस ये गिरा, और उसके बाद में वो फेंट हो गई। और सिर्फ उनके मुंह से फेंट होते हुए निकला गुरुजी, एंड फेंटेड। और उस वक्त संगत जी, मैं तब मेरा जो बड़ा बेटा था वो बैंगलोर था। तो मैं उसके पास बैंगलोर गई हुई थी। और सुबह सुबह मेरे को गुरुजी टेलीपैथी से बोलते, मानू फोन लगा, मानू फोन कर ले, मानू फोन कर ले। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा जरा नानी को फोन लगा। तो कहता क्या हुआ मम्मी सुबह सुबह? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, गुरुजी कह रहे कि मां नाल गल कर। तो मैंने कहा इसलिए। तो मैंने जब मम्मी को फोन मिलाया, तो मतलब शी वॉज ओवरवेल्म्ड। और मम्मी और रोती भी जा रही थी, और थोड़ी वो भी थी, सरप्राइज भी थी। कहते कि तूने आज सुबह सुबह फोन कैसे कर लिया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो गुरुजी ने बोला है मानू फोन कर। तो कहते हैं कि रात को ऐसा ऐसा हुआ, और वो 29 इंच का टीवी मेरे छाती पे आके गिरा। और कहते मैं बस गुरुजी बोल के मैं बेहोश हो गई। और जब मम्मी को होश आया, घर में कोई भी नहीं, जैसा आपको बता चुकी हूँ मैं। वो इतना बड़ा टीवी, जो बेड एक वहां पर बिछा हुआ, उसके सेंटर में वो पड़ा रहा, वो पड़ा हुआ था। और मम्मी को कोई चोटें नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हल्का सा एक जगह नील पड़ा। अब संगत जी, यू कैन इमेजिन, वो टीवी वहां मम्मी की चेस्ट से कौन उठा के बेड पर रख सकता था? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का कमाल था। सॉरी गुरुजी। आ, वो मम्मी के सिर्फ पैर के नाखून में नील पड़ा, और कुछ भी नहीं तो उनकी रिब्स फ्रैक्चर हो जानी चाहिए थी, जितना भारी भरकम वो टीवी उनके ऊपर में गिरा था। और कौन था उस टीवी को बेड पर रखने वाला, जो 4 फुट दूर बेड था उस चेस्टर से? तो गुरुजी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अदय नहीं है आपके लिए। बस हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सरेंडर आपके आगे, और कुछ भी नहीं। तो संगत जी, अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ।
गुरुजी ने दोबारा मौका दिया तो जरूर से अपने और जो भी गुरुजी की कृपाएं होंगी को जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।